हेलो बच्चों, आज डेट हो गई है 13 जनवरी और 17 फरवरी से आपके बेसिकली जो नॉर्मल 10th के एग्ज़ाम्स हैं वो आपके स्टार्ट हो रहे हैं सीबीएसई बोर्ड के। सो एक चीज़ जो सबसे चैलेंजिंग आप लोग की आ रही है वहाँ ये हो रहा है कि बहुत सारे बच्चे सोशल स्टडीज़ को बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं क्लास 10th में। जिनको अपने गोल्स पता हैं वो तो प्रॉपरली पढ़ रहे हैं, जिनको सिविल सर्विसेज या बाकी चीज़ों के लिए पढ़ना है तो थोड़ा सीरियसली है, कुछ को इंटरेस्ट भी है और कुछ बच्चे हैं जिनको एकदम ही इंटरेस्ट नहीं आता है ईयर्स को याद करने में और बाकी डिटेल्स को याद करने में उन्हें होती है दिक्कत। उसके लिए एक मेरे दिमाग में आया कि एक सॉल्यूशन तैयार किया जाए ईयर वाइज, लाइक 2024 2025 या 2000 आपका सेशन अभी कौन सा है 2025-26 का है, लेकिन 24 में एग्ज़ाम हुए, 23 में एग्ज़ाम हुए, 22 में एग्ज़ाम हुए। तो 1 मार्क क्वेश्चंस जो आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं, पहले तो ये होते नहीं थे लेकिन जब अभी आए हैं तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि देखने में आ रहा है कि अब असर्शन रीज़न भी पूछा जाता है, तरीके से भी पूछा जाता है और नॉर्मल आपका मैपिंग से भी क्वेश्चन आते हैं। तो ओवरऑल आपको अगर कहूँ तो आपके अब एग्ज़ाम का पैटर्न जो ऑब्जेक्टिव का होता है वो कुछ ना कुछ मिलता जुलता है। आपके जो सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स हैं, जो लोअर ग्रेड के एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें भी 1 नंबर के क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं जैसे आप लोगों से पूछा जा रहा है। ठीक है, सो आपके लिए मैं लेके आया हूँ 2024 का एक पेपर। ठीक है, 2024 का पेपर है सोशल साइंस का, ये आउटसाइड दिल्ली का सेट 1 है। ठीक है, तो आपको पता ही होगा, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता हो तो बता दूं कि दिल्ली का पेपर अलग आता है, आउटसाइड दिल्ली का पेपर अलग डिज़ाइन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 1 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, टोटल 20 मार्क्स क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं। ठीक, जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सेक्शन ए में आपके कितने क्वेश्चन आते हैं, 1 to 20 आर मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। ओके, गॉट इट। सो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, हम क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं यहाँ पे। सेक्शन 1 का पहला क्वेश्चन है कि हु पब्लिश्ड संवाद कौमुदी, हु एमंग द फॉलोइंग पब्लिश्ड संवाद कौमुदी। ठीक है, क्वेश्चन 1, हु एमंग पब्लिश्ड संवाद कौमुदी। तो हमें पता होना चाहिए संवाद कौमुदी किसने लिखी थी, अगर आपने पढ़ा होगा, क्योंकि मैंने ये प्रॉपर डिस्कस कर रखा है, एक बार मैंने ये बुक देख रखी है तो वहाँ पे ये टिक्स लगे हुए हैं। तो खैर आपसे हम डिस्कस करेंगे इस बारे में भी कि कहाँ क्या है, कौन इसमें। देखिए, अब आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा संवाद कौमुदी। अगर आपके फैक्ट्स क्लियर हैं तो आप तुरंत का तुरंत आप ऑप्शन मारेंगे, चेक करेंगे यहाँ पे तो क्या आएगा, राजा राममोहन रॉय। ठीक है, संवाद कौमुदी किसने लिखी थी, राजा राममोहन रॉय। ओके, तो राजा राममोहन रॉय के बारे में आपको पता है कौन थे, कि एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे। ठीक है, ये राजा राममोहन वॉज अ सोशल एक्टिविस्ट एट दैट टाइम। सो इन्होंने ही एक आइडिया प्रेजेंट किया था कि हम जो सोशल इविल्स हैं जैसे सती प्रथा, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम पे हटाया गया था, सती प्रथा को बैन कर दिया गया था। तो किसके एफर्ट्स के थ्रू हुआ था, वो राजा राममोहन रॉय के थ्रू हुआ था। एंड राजा राममोहन रॉय वाज अ पर्सन जिन्होंने ही भाई वैदिक टेक्सचर्स एंड शास्त्रों के हिसाब से उन्होंने एक क्लूज दिए हैं कि सती प्रथा, जैसे फॉर एग्जांपल सती प्रथा हमारे किसी भी टेक्सचर में नहीं मिलती, टेक्स्ट बुक में नहीं मिलती हमारे किसी भी, चाहे वो शास्त्र हो या वेद हो, कहीं पे भी इसका मेंशन नहीं है। तो ये एक इविल प्रैक्टिस है, उसको हटाने में राजा राममोहन राय ने मदद की थी। ये आपकी बुक में है, तो आप संवाद कौमुदी को याद रखिए, संवाद कौमुदी राजा राममोहन रॉय ने लिखी थी। ठीक है, अब आ जाते हैं, एक क्वेश्चन है अगला, मिनरल्स के बारे में है और उसके एग्जांपल्स दिए गए हैं। ठीक है, मिनरल्स और एग्जांपल्स को आपको इसका आपको मैच कराने के लिए भी क्वेश्चन इस तरह के भी देखने को मिले हैं 2024 के पेपर में। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन क्या है करेक्ट, बी के हिसाब से क्या होता है कि आपको जो फेरस मेटल है, फेरस मेटल कौन सा हो सकता है इसमें से, आपका कोबाल्ट है। ठीक है, फेरस मेटल आपका कौन सा है, कोबाल्ट हो गया। इसके बाद नॉन फेरस मेटल आपका कौन सा होता है, नॉन फेरस मेटल आपका है कौन सा, बॉक्साइट। बॉक्साइट ओर किसका है, आप लोग को पता होना चाहिए, बॉक्साइट ओर होता है एल्यूमिनियम का। ओके, एल्यूमिनियम का ओर है। तो बॉक्साइट से कैसे, पहले एल्यूमिना बनता है, उसके बाद देन एल्यूमिनियम बनता है, एल्यूमिनियम। ओके, गॉट इट। तो पहले एल्यूमिना देन एल्यूमिनियम। ओके, इसके बाद नेक्स्ट कौन सा आता है, नेक्स्ट है क्वेश्चन में हमारे नॉन मेटेलिक्स। नॉन मेटेलिक कौन सा है, अब आपको पता होना चाहिए यहाँ पे नॉन मेटेलिक कौन सा है, नॉन मेटेलिक और एनर्जी। तो अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं, नॉन मेटेलिक एंड कोल एंड ग्रेनाइट, इसके ऑप्शंस। सो ग्रेनाइट एनर्जी के काम में तो आ नहीं सकता, ये हमको मालूम है। तो क्या हो सकता है उससे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको
ग्रेनाइट एनर्जी के उसके लिए तो आ नहीं सकता, तो हम एनर्जी को ले जाएंगे कोल की तरफ, ठीक है। सो बचा एक ऑप्शन किसके लिए हो जाएगा, ग्रेनाइट के लिए। गॉट इट। इस तरह से हमें क्वेश्चंस को ध्यान में रखना है। कभी कभी हमारा यहाँ से भी, यहाँ के थ्रू भी हो सकता है कि हमको यहाँ से भी ऑप्शन क्लियर हो जाते हैं कभी कभी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ना कि सिर्फ आपको यहीं पे अपने सीधा सीधा नॉलेज इस्तेमाल नहीं करना है, आपको थोड़ा स्मार्ट भी बनना पड़ेगा, ठीक है। आप इस तरह से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि असर्शन रीजन, बहुत सारे बच्चों को इसमें होती है दिक्कत। असर्शन क्या होता है, एक स्टेटमेंट है असर्शन, ठीक है। एक स्टेटमेंट है जिसका रीजन दिया जाता है नीचे, पर क्या नीचे जो दिया गया है वो रीजन है या नहीं है, ठीक है। ये हम चेक करेंगे। पहले पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि ऑन प्रूशियन इनिशिएटिव ज़ोल्वेरेन कस्टम यूनियन वॉज फॉर्म्ड, ठीक है। तो इसका रीजन क्या दे रहा है, यहाँ पे रीजन दे रहा है इट वॉज टू क्रिएट यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी अलाउइंग द अनहिंडर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स, पीपल एंड कैपिटल। ओके, एक इनिशिएटिव चालू हुआ था ज़ोल्वेरिन, जिसे कहा गया है नाम ज़ोल्वेरिन। ओके, ज़ोल्वेरिन कस्टम यूनियन जो होता है वो बनाया गया था। तो ज़ोल्वेरिन कस्टम यूनियन बना था, यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, ठीक है। ज़ोल्वेरिन कस्टम यूनियन बना था। सपोज यहाँ पे उसका ईयर लिख देता कि किस ईयर में बनाया गया था ज़ोल्वेरिन कस्टम यूनियन। अगर ईयर सही है तो असर्शन सही होगा, नहीं तो हम सीधे असर्शन को काट के यहाँ पे चूज कर सकते थे कि ए इज रॉन्ग बट आर इज ट्रू, बट ऐसा है नहीं। यहाँ पे इस क्वेश्चन में कुछ बात और हो रही है, यहाँ पे ईयर नहीं लिखा है। तो एक ज़ोल्वेरिन कस्टम यूनियन बनाया गया था। अब उसके लिए उसका रीजन दिया गया है कि किस लिए बनाया गया था। यहाँ अगर रीजन इससे मैच कर रहा है कि ज़ोल्वेरिन कस्टम यूनियन क्यों बनाया गया था, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, सही टिक कर सकते हैं। तो इट वॉज टू क्रिएट यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी अलाउइंग द अनहिंडर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स, पीपल एंड कैपिटल। अनहिंडर्ड मीन्स कोई रुकावट नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अनस्टॉपेबल मूवमेंट हो, ठीक है, विदाउट एनी प्रॉब्लम। आपको क्या लगता है यहाँ कौन सा आंसर सही हो सकता है? बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। यहाँ चेक कर सकते हैं आप आंसर, तो लिया गया है ए। So A is the correct option. Okay. Next question है, identify the primary objective of power sharing arrangement in Belgium from the following options. Okay. तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था ऑफ पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स का बेल्जियम में? तो ये चैप्टर आपका कौन सा है? आपका पहला ही चैप्टर हिस्ट्री का है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स इन द बेल्जियम, ठीक। तो बेल्जियम में पावर शेयरिंग का क्या प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था? दैट वाज द डी, एकोमोडेटिंग लिंग्विस्टिक एंड रीजनल इंटरेस्ट। लिंग्विस्टिक और रीजनल इंटरेस्ट जो थे, लिंग्विस्टिक मतलब हो गया लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज, यानी लैंग्वेज और रीजनल इंटरेस्ट को एकोमोडेट करना था इनको। दैट्स व्हाई दिस ऑप्शन इज ट्रू। ओके, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की इंडिकेटर यूज्ड टू मेजर द कंट्रीज डेवलपमेंट? सो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो सकता है? जीडीपी। ओके, हमने बहुत सारी बुक्स में पढ़ा होगा, हमने न्यूज़ में डेली देखा होगा भारत का जीडीपी इतना है, यूरोप का इतना है, जापान का इतना चल रहा है, ठीक है, यूके का एंड फॉर एग्जांपल यूएस का, ठीक है। तो ये मैंने अभी आपने सुना होगा यूरोप बोला, फिर मैंने यूके बोला, तो मैंने इसलिए कहा क्योंकि यूके जो है यूरोपियन यूनियन से बाहर आ चुका है, ये आप लोग को अपडेट होना चाहिए। तो यूके का जीडीपी, तो हर किसी कंट्री का डेवलपमेंट किससे मेजर होता है? किसी की कंट्री की जीडीपी से, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। कितने प्रोडक्ट्स वहाँ पे हमारे यहाँ जो भी मैन्युफैक्चरिंग चल रही है, जो भी हम प्रोडक्ट्स यहाँ डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, उसके बिहाफ पे हम पूरा एक कैलकुलेशन लगाते हैं। आप अगर इकोनॉमिक्स आपने सही से पढ़ी होगी तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली कर सकते हो। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बुद्धिज्म इमर्ज फ्रॉम द ईस्टर्न इंडिया एंड स्प्रेड इन द सेवरल डायरेक्शंस, ठीक है। तो ईस्टर्न इंडिया से डेवलप हुआ था और सेवरल डायरेक्शंस में ये क्या हुआ था, इसको इमर्ज होके सेवरल डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, स्प्रेड हुआ था। इसके ऑप्शन है पहला ड्यू टू द कल्चरल एक्सचेंज, ड्यू टू द सिल्क रूट, ठीक है, ड्यू टू ट्रेड एंड ट्रेवलर्स एंड यूरोपियन एफर्ट्स। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है आपके हिसाब से? आप गेस करें। तो इसका ऑप्शन होगा इसमें से ऑप्शंस कौन सा सही होगा? पहला कह रहा है ऑप्शन 1, 2 एंड 4, 1, 2 एंड 4।
सो इसमें सबसे जो रॉन्ग ऑप्शन है वो है यूरोपियन एफर्ट्स का, क्योंकि हमें अच्छे से पता है यूरोपियंस का बुद्धिज्म को स्प्रेड करने में कोई भी रोल नहीं रहा था। कोई भी रोल मीन्स कहीं थोड़ा बहुत रहा होगा, लेकिन आपको पता है ना यूरोपियंस क्रिश्चियंस थे। सो क्रिश्चियंस को वो अपने ही रिलीजन्स को उन्होंने स्प्रेड किया, और बुद्धिज्म के लिए उनका कुछ खास एफर्ट नहीं रहा है, ना ही कोई एफर्ट रहा है। तो ये वाला ऑप्शन ही सबसे यहाँ पे रॉन्ग आंसर है। तो इसकी दैट मीन्स अगला ऊपर का और सारे क्या हो जाएंगे, कल्चरल एक्सचेंज। बिल्कुल कल्चरल एक्सचेंज होगा तो भी स्प्रेड हो सकता है। सिल्क रूट का नाम आया है यहाँ पे, चाइना टू इंडिया सिल्क रूट डेवलप था, वहां से सिल्क का ट्रेड होता था। आज भी सिल्क रूट अवेलेबल है। चाइना के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम अगर इंपोर्ट करते हैं यहाँ पे तो सिल्क रूट के थ्रू आते हैं, लेकिन अब सिल्क रूट का वैसा यूज नहीं होता जैसे पहले होता था। ठीक है, बिकॉज हमारे पास सी रूट्स हैं, एयरवेज के थ्रू हम अपने ट्रेड कर सकते हैं, तो बहुत सारे ऑप्शंस हो गए हैं। दैट्स वाई सिल्क रूट जो है अब इतना ट्रेड के लिए यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, लेकिन सिल्क रूट अभी भी कुछ हिस्से सिल्क रूट के एक्टिव हैं। ठीक है, तो यहां से भी बुद्धिज्म क्या हुआ, डेवलप हुआ, कल्चरल एक्सचेंज से डेवलप हुआ, एंड ड्यू टू ट्रेड एंड ट्रेवलर्स। फॉर एग्जाम्पल ट्रेड हो रहा है, अगर दो कंट्रीज के बीच में ट्रेड हो रहा है तो एक मर्चेंट दूसरे कंट्री में जाके ये बता सकता है कि एक ऐसा रिलीजन है, वो यहाँ पे आता है सपोज, तो उसको यहाँ का वो कल्चर पसंद आ सकता है, या वो कोई रिलीजन स्पेसिफिक पसंद आ सकता है। दैट्स वाई ड्यू टू ट्रेड एंड ट्रेवलर्स ये फैल सकता है। ट्रेवलर्स के बारे में बात करते हैं, जिससे आपने पता होगा ना, आपको नाम पता होगा, फायान एंड अदर कई ट्रेवलर्स आए थे। ठीक है, तो इन ट्रेवलर्स की वजह से जो चाइनीज ट्रेवलर्स आए थे उनकी वजह से भी क्या हुआ था, चाइनीज ट्रेवलर्स भी बहुत सारा ज्ञान बुद्धिज्म का लेके गए थे, बहुत सारा यहाँ से नॉलेज बुद्धिज्म का लेके वो यहाँ से बाहर गए। ठीक है, सो आप देखेंगे साउथ ईस्ट एशिया पूरा, ठीक है, पूरा का पूरा देखेंगे तो मैक्सिमम क्या है, बुद्धिज्म को फॉलो करता है। सो सॉरी, तो ट्रेड एंड ट्रेवलर्स के थ्रू भी क्या होता है, यहाँ पे हो सकता है। तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ओनली 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट। ओके, गॉट इट। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप, लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस, फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी, लाहौर सेशन, गांधी इरविन पैक्ट, एंड फॉर्मेशन ऑफ डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन। ठीक है, तो आप एक एक चीज डिस्कस करते हैं। लाहौर सेशन आपको याद होगा, लाहौर सेशन कब हुआ था, लाहौर सेशन कब हुआ था, लाहौर सेशन में बहुत सारी डील्स डिस्कस हुई थी। ठीक है, इस टाइम पे तो लाहौर सेशन आपका हुआ था 1929। गांधी इरविन पैक्ट आपका साइन हुआ था 5 मार्च 1931। ठीक है, अब एक क्वेश्चन यहाँ पे और डेवलप होता है, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन किसने डेवलप किया था, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन किसने डेवलप किया था। ठीक है, तो डिप्रेस्ड क्लास के लिए जैसा कि नाम में आ रहा है, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की डिप्रेस्ड क्लास, दैट मीन्स इट इज टॉकिंग अबाउट द एससीज एसटीज। ठीक है, तो ये थे डिप्रेस्ड क्लास। अब इनके लिए काम किसने किया था, बहुत लोगों ने किया था, लेकिन जब एसोसिएशंस का टाइम आया था उस टाइम पे कौन एक्टिव था, दैट वाज डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है, ये भी याद रखिए कि किसने किस एसोसिएशन को, हो सकता है नेक्स्ट टाइम एग्जाम में क्वेश्चन यही पूछ ले कि ये एसोसिएशंस के नाम देके उनसे पूछ सकता है इनको इनके फाउंडर्स कौन थे। ठीक है, तो डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन कब बना था, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन बना था, डेवलप हुआ था 1930। ठीक है, अब 1930 में ये डेवलप हो गया था। ठीक है, अब एक बात आती है स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी का डिस्कशन 1923। ठीक है ना, तो 1923 में स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन हुआ था, दैट वाज 1 जनवरी 1923। ठीक, इस टाइम पे इंडियन पॉलिटिशियन और मेंबर्स जो थे कुछ इंडियन नेशनल कांग्रेस के, ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपोज किया महात्मा गांधी के सस्पेंशन ऑफ सिविल रेसिस्टेंस जो 1922 में खत्म हुआ था। वो कौन सा था, NCM, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। जब चौरी चौरा में क्या हुआ था, बहुत सारे लोगों को 22 पुलिस वालों को जला दिया गया था, एक पुलिस स्टेशन को ही उड़ा दिया गया था पूरा। तो उसमें 1922, दैट मीन्स 1922। ठीक है, in 1922 a whole police station was burned out and 22 policemen were died. So that's why हुआ क्या वहां पे, गांधी जी was unhappy। ठीक है, अनहैप्पी होने की वजह से उन्होंने क्या किया, NCM को उन्होंने
यहाँ पे ब्रेक कर दिया। एनसीएम के रुकते ही यहाँ पे एक स्वराज पार्टी बनाई गई फिर, ठीक है, इन्होंने एक स्वराज पार्टी बनाई, उसका फॉर्मेशन। तो इस हिसाब से हम देखिए अब यहाँ पे हम अरेंज कर सकते हैं अपना, क्या अरेंजमेंट हो सकती है। पहला कौन सा है, 1923 यानी 1923, 1929, 1931 एंड 1930। तो क्या कैसे अरेंज करेंगे, फर्स्ट देन सेकेंड देन फोर्थ एंड देन थर्ड, फर्स्ट सेकेंड देन थर्ड एंड फोर्थ। ऑप्शन क्या है इसका करेक्ट, फर्स्ट सेकेंड फोर्थ एंड थर्ड, ठीक है। तो ऑप्शन इज बी, ऑप्शन इज बी, ऑप्शन इज बी, गॉट इट। तो जब भी हम करें, अगर हमको ये, हम तभी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे जब हमको डेट्स याद होंगी कि कब क्या हुआ था, ठीक है। हमको कुछ डेट्स को तो याद रखना ही पड़ेगा, तो आप ये डेट्स नोट कर लेना। नेक्स्ट एग्जाम में जरूरी नहीं कि आपके ना आए, आ सकता है, सेम टू सेम रिपीट भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, फॉलोइंग इज द इरिगेशन सिस्टम इन द मेघालय, विच ऑफ द वन इज द फॉलोइंग इज द इरिगेशन सिस्टम। तो मेघालय में हमें पता है क्या इरिगेशन सिस्टम डेवलप होता है। मेघालय में इरिगेशन सिस्टम हमारा कैसे काम करता है। मेघालय में बैम्बू का यूज बहुत होता है, हमें पता है ना, मेघालय में बैम्बू बहुत उगाए जाते हैं। तो मेघालय में बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, लाइक बैम्बू को क्या करते हैं, वहां पे बैम्बू के थ्रू वाटर को फ्लो कराते हैं, और वहां पे एक होल छोटा सा कर देंगे, ड्रिप इरिगेशन होता है, यहाँ से बूंद 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 पानी हर पेड़ के पास रीच आउट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत इजी क्वेश्चन ये भी हो जाएगा। अगला है, देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द क्रॉप का, ठीक है। कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है और क्रॉप को तुमको आइडेंटिफाई करना है। पहला, इट इज अ स्टेपल फूड क्रॉप ऑफ मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन इंडिया, ठीक, यानी मेजॉरिटी ऑफ इंडिया में स्टेपल फूड है ये, मतलब रेगुलरली इसको खाया जाता है, रेगुलरली यूज किया जाता है, ठीक है। एंड इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द क्रॉप, ठीक, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द क्रॉप। अगला नेक्स्ट इज खरीफ क्रॉप में आता है एंड रिक्वायर्स हाई ह्यूमिडिटी विद 100 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल। अब आप इनमें से इन ऑप्शंस में आप चेक करेंगे जब, तो आपको क्या पता चलेगा कि रागी, बाजरा, व्हीट एंड राइस, ठीक है। अब इसमें से आपको पता होना चाहिए, आप लास्ट वाला ऑप्शन देख के ही आप इसको टिक मार सकते हैं, लास्ट का ऑप्शन देखते ही आप ये आप यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। अभी क्या हो गया, ये 2024 का डेटा है, ठीक है। डेटा करेक्ट कर देता हूं आपका। इंडिया अब सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर नहीं हो रखा है। पहले कौन सा था, चाइना वॉज द फर्स्ट, सेकेंड वॉज इंडिया। नाउ गेम पलट चुका है बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है। ऐसा नहीं बोल देना कि जेंडर इनइक्वलिटी दिखा रहे हैं सर, ठीक है। इंडिया क्या हो गया है, अब आ गया है टॉप पे, ठीक है। चावल खा खा के सोने में हम आगे हो रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। अब चाइना हो गया सेकेंड पे, ठीक। तो एक टाइम था इंडिया सबसे, हमें हाथ जोड़ना पड़ रहा था, प्लीज हमें खाना दे दो। अभी इंडिया टॉप पे है और हम दुनिया को दे रहे हैं कि लो भाई चावल खाओ, ठीक है, राइस। तो ये सारा डिस्क्रिप्शन किसके लिए है, राइस के लिए है, गॉट इट। अगला सवाल है आपके सिविक्स बुक से। देखिए हमें पता है कि जितने भी हमारे ये डिपार्टमेंट्स हैं ऑल सारे, इनको डिवाइड किया गया है 3 पार्ट में कॉन्स्टिट्यूशन में। तो कॉन्स्टिट्यूशन में 3 पार्ट्स हैं, कौन कौन से। पहला है यूनियन लिस्ट, 3 लिस्ट में हमारे सारे जिम्मेदारियां दी गई हैं, ठीक है। जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो उसमें 3 लिस्ट्स में जिम्मेदारियां सौंपी गई थी। यूनियन के पास इतने इन डिपार्टमेंट्स को हैंडल करने की पावर होगी। स्टेट के पास एक होता है स्टेट लिस्ट में इन डिविजन्स को स्टेट संभालेगा, सिर्फ स्टेट, ठीक है। उसमें यूनियन की दखलंदाजी नहीं हो सकती, और स्टेट वाले में यूनियन की दखलंदाजी नहीं, और यूनियन वाले में स्टेट की दखलंदाजी नहीं हो सकती, ठीक है। दोनों एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेंगे किसी भी इनके लिस्ट में जो भी इनके होंगे, जैसे पुलिस का होता है, ठीक है। अगर नेक्स्ट में क्या आता है हमारा, एक आता है कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट। अब यहाँ अगर मैं डिस्कस करने बैठूंगा कौन सी लिस्ट में क्या है तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसके अलग से वीडियो बना सकता हूँ अगर आप लोग चाहेंगे तो। लेकिन फिलहाल के लिए आप लोग ये नोट कर चुके हो तो नोट कर लीजिए कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट होती है, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक है। एक होता है रेसिडुअरी लिस्ट, ये रिमेनिंग लिस्ट होती है, बाद में रखी रहती है, इसमें हम बाद में डिस्कस करेंगे अगर कोई ऐसा वीडियो बनाएंगे तो। लेकिन फिलहाल यूनियन लिस्ट में क्या क्या आता है इसमें देखिए आप, यूनियन कौन कौन सी चीजों पे अपना अधिकार जमा के उसके लिए रूल रेगुलेशन डेवलप करता है, आप बता सकते हैं।
तो यूनियन लिस्ट के हिसाब से यूनियन लिस्ट बैंकिंग को रेगुलेट करती है, ठीक है। बैंकिंग कौन रेगुलेट करता है, कौन से बैंक है इंडिया का, जो सभी बैंक्स का बैंक बोला जाता है, द बैंक्स ऑफ द बैंक, द बैंक ऑफ द बैंक्स, सॉरी द बैंक ऑफ द बैंक्स बोला जाता है, एंड दैट इज आरबीआई। आरबीआई एक सेंट्रल अथॉरिटी है, कि ना कि स्टेट की, ठीक है। एक सेंट्रल अथॉरिटी है ये, ना कि स्टेट की किसी, ठीक है। इसको कोई स्टेट रेगुलेट नहीं करता है, ठीक। अगला स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में इसमें से कौन से आते हैं, बैंकिंग बुक हो चुका है हमारा, ठीक है। हमारे पास ए सी और डी बचा है। अब या तो ट्रेड यूनियन हो सकता है, या तो पुलिस हो सकती है, या तो इंटरनेट हो सकती है, ठीक है। तो हमें ये पता होना चाहिए गाइस कि स्टेट्स हमारी पुलिस को कंट्रोल करती है, यानी किसी स्टेट की जो पुलिस होती है वो स्टेट की अमानत होती है। स्टेट कैन रेगुलेट दैट पुलिस फोर्स, ठीक है। पुलिस फोर्स इज अंडर वर्क अंडर द स्टेट्स, एक्सेप्शन किसका है, अरविंद केजरीवाल जी बहुत परेशान थे जिसको लेके, दिल्ली, ठीक है। दिल्ली में क्या है, दिल्ली का जो पुलिस है, दिल्ली की पुलिस किसके अंदर आती है, होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है, ठीक है। तो यही परेशानी थी, वो कहता था हमको दो, सेंट्रल कहता था हम नहीं देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे अगर आप इतना भी पता है कि दिल्ली किस लिए लड़ रही थी, दिल्ली स्टेट किस लिए अब फाइट कर रहा था, तो पुलिस के लिए, पुलिस कंट्रोल के लिए, तो यहाँ से भी आप इमेजिन करके आप मार सकते हैं स्टेट के बारे में, ठीक है। अगला है, बचा हुआ क्या बचा फिर, ट्रेड यूनियंस, ये रेसिडुअरी लिस्ट में आ जाता है, ठीक। तो आपका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन इज बी, ठीक है। 11th क्वेश्चन इज बेस्ट डिस्क्राइब वुमेन एम्पावरमेंट। वुमेन एम्पावरमेंट डिस्क्राइब हो रहा है, इसमें से कौन सा, विमेन एम्पावरमेंट मतलब होता है कि एक लेडी को, एक औरत को, एक वुमेन को एम्पावरमेंट, यानी उनको हर फील्ड में आगे आके अपनी विद फुल फ्रीडम एंड लिबर्टी वो अपने काम को अंजाम दे सके, आके काम कर सके, एंड मेल्स के साथ फीमेल्स भी उतने ही लेवल पे, उतने ही स्टेटस, उतने ही रिस्पेक्ट के साथ किसी भी वर्क प्लेस या कहीं पे भी काम कर सके, और वो एम्पावर्ड हो, वो अपने फाइनेंशियली स्टेबल हो जाए। तो अब यहाँ पे अगर देखते हैं तो क्या पहला ऑप्शन है इनकरेजिंग मेन टू टेक लीडरशिप रोल्स, गलत। अगर मेन ही लीडरशिप अप्रोच ले लेंगे पूरा तो क्या हो जाएगा, इसमें कोई एम्पावरमेंट वुमेन की नहीं है, प्रमोटिंग सुपीरियरिटी ऑफ द वुमेन ओवर द मेन। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, वही जो आप तक सालों चलता आया है कि मेन सुपीरियरिटी अपनी प्रमोट करते थे वुमेन के ऊपर, अब यहाँ पे ये भी हो जाएगा गलत, ठीक है। अगला क्या है, इंश्योरिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड राइट्स फॉर द वुमेन, ये बहुत थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़िया एकदम, जिसमें होता नहीं कि बड़े राइट्स की बात हो रही है। चलो देखते हैं अगला, लिमिटिंग द राइट्स ऑफ द मेन इन ऑल स्फीयर्स। अब आप मेन की राइट्स को अगर वही लिमिट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वही बात हो जाएगी कि जो हाल वुमेन का हुआ था वो फिर आगे चल के मेन का हो जाएगा। तो इंश्योरिंग क्या करेंगे, इक्वलिटी की बात हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इक्वलिटी की बात करता है, तो हम उसी अंदाज में सोचना चाहिए हमको, ठीक है। तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड राइट्स फॉर द वुमेन, तो दिस ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन, ठीक। नेक्स्ट इज हाउ डू पॉलिटिकल पार्टीज इंश्योर अकाउंटेबिलिटी टू द पब्लिक, ठीक है। चूज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। अब यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज चैप्टर आपने पढ़ा होगा तो आप बहुत अच्छे से इसको टिक कर सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज कैसे अपनी अकाउंटेबिलिटी पब्लिक के लिए शो कर सकती है, ठीक है, या इंश्योर करती है, इसमें सबसे सुटेबल ऑप्शन क्या है, क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू होगी, नहीं, सोशल मीडिया कैंपेन्स के थ्रू अपनी अकाउंटेबिलिटी शो करेंगे, मतलब सिर्फ हवाई आप बैनर्स लगाइए, आप पोस्टर लगाइए, ठीक है, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहिए, कोई मतलब नहीं है जब तक कि आप जमीन पर उतर कर काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। थ्रू एनकरेजिंग पार्टनरशिप्स एनकरेज करेंगे, कैसे, नहीं हो सकता। तो कैसे अपनी अकाउंटेबिलिटी सेट करते हैं हम, थ्रू द इलेक्शंस एंड वोटर सपोर्ट, ठीक है। जब इलेक्शंस होंगे, वोटर्स अपने फेवरेट लीडर को चुनेगा, ठीक है, अब चूज करेगा, आफ्टर दैट क्या हो जाएगा, हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि कोई पॉलिटिकल पार्टी, उस पॉलिटिकल पार्टी के अगर लीडर को चूज करते हैं तो वो इंश्योर करेंगे हम उसकी अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। वो अपनी अकाउंटेबिलिटी तभी जो है इंश्योर कर सकता है जब हम उसको इलेक्ट करेंगे वोटिंग सपोर्ट के थ्रू, ठीक है। तो ऑप्शन इज डी। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डेमोक्रेसी एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब इसमें देखिए आप करेक्ट ऑप्शन क्या है, ठीक है। स्टेटमेंट रिगार्डिंग डेमोक्रेसी, पहला है प्रमोट्स इक्वालिटी अमंग सिटीजंस, गवर्नमेंट बाय फ्यू इंडिविजुअल्स, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इंश्योर्स चेक्स एंड बैलेंस सिस्टम, ठीक है। इनमें से कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं, ये कौन कौन से हथियार हैं, एक तरह के हथियार हैं सारे, जितने देख रहे हो आप, ये 1 2 3 4 सारे हथियार ही हैं,
ठीक है, किसी ना किसी फील्ड में हथियार यूज होते हैं ये सारे, ठीक है। अब ये हथियार है आम आदमी का, ठीक है। तो अब इसमें से क्या हो सकता है? डेमोक्रेसी मतलब लोगों का शासन, लोकतंत्र जिसे कहते हैं, ठीक है। लोकतंत्र, तंत्र किसका? लोक का, लोगों का, पीपल का, ठीक है, ठीक है। इलेक्टेड बाय पीपल, जानते ही आप। तो पहला कौन सा है? प्रमोट्स इक्वालिटी एमंग सिटीजन्स। अगर लोगों के बीच इक्वालिटी होगी तब क्या डेमोक्रेसी डेवलप होगी? बिल्कुल होगी। इक्वल है, हर आदमी एक समान है, कोई लॉ रेगुलेशन कुछ भी आ रहा है सभी के लिए इक्वल है, तो भी डेमोक्रेसी डेवलप होगी। गवर्नमेंट बाय फ्यू इंडिविजुअल्स, क्या ये ऑप्शन आपको सही लगता है? गवर्नमेंट बाय फ्यू इंडिविजुअल्स यानी कुछ ही लोग, कुछ गिने चुने लोग अगर चुनना शुरू करेंगे गवर्नमेंट को। ये प्रॉब्लम थी ब्रिटिश पीरियड में। ब्रिटिश पीरियड में शुरू में सबको नहीं मिला था अधिकार, सबको राइट्स नहीं थे वोटिंग के, ठीक है। तो वहां कुछ फ्यू इंडिविजुअल्स चुनते थे और आम आदमी बस बैठ के देख रहा है, ठीक है, ये होता था। तो क्या आपको लगता है ऑप्शन सही है? नहीं, ये ऑप्शन गलत है। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ह्यूमंस के जो राइट्स हैं वो अगर प्रोटेक्ट किए जा रहे हैं तो डेमोक्रेसी बची रहेगी, ठीक है। और इंश्योर चेक्स एंड बैलेंस सिस्टम, यानी कोई भी अगर काम हो रहा है आपके, कोई भी आपका लोकल लीडर है कुछ काम कर रहा है तो आपको उसके काम को चेक एंड बैलेंस देखता है, आपको उसको देखना पड़ेगा। अगर आप चेक करेंगे तभी काम बैलेंस होंगे, ठीक है। तो चेक एंड बैलेंस होना, सिस्टम होना बहुत जरूरी है। तो दैट मीन्स अगर आप 2 को कट कर देते हैं, 2 यहाँ भी है, ये कट गया ऑप्शन, ये कट गया ऑप्शन, और आपका ये ऑप्शन भी कट गया, बचा क्या? सी ऑप्शन, ठीक है। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 14th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, ठीक है। यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, सेंटर और स्टेट के बीच अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है, अगर आपने पावर शेयरिंग के बारे में पढ़ा होगा अपनी किताब में, सिविक्स की बुक में पढ़ा होगा, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्या सेंटर और स्टेट के बीच के डिस्प्यूट को फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया रिजॉल्व करेगा? बिल्कुल नहीं। फाइनेंस कमीशन का काम ही अलग है, वो फाइनेंस देखती है, फाइनेंस के जितने भी इश्यूज होते हैं वो हैंडल करती है, ठीक है। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, बिल्कुल दादाजी हैं इस, ये कुछ सोच सकते हैं, सॉरी दादाजी तो नीचे है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ये हमारे क्या है? हमारे जजेस बैठते हैं, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। यहाँ है न्यायपालिका यानी जुडिशरी हमारा डिस्प्यूट को सॉल्व करती है, तो हो सकता है करती होगी, चेक करते हैं। अगला है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दादाजी, ठीक है, हमारे घर के सबसे बड़े यही हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। ये मत बोल देना नरेंद्र मोदी जी सबसे बड़े हैं, ना 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 ना, प्रेसिडेंट टॉप पे होते हैं एग्जीक्यूटिव में, ठीक है, PM उसके बाद आते हैं। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नहीं, ठीक है, ये भी नहीं है, फाइनेंस कमीशन में नहीं है, तो कौन है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। देखो सेंटर का हेड, सेंटर में एग्जीक्यूटिव में हेड कौन बैठता है? प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, जो कैबिनेट चलाते हैं, ठीक है। अब अगर यही अपने डिस्प्यूट सॉल्व करेंगे सेंटर स्टेट, कैसे हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है ना। ये तो वही हाल हुआ कि 2 के बीच में लड़ाई हुई, उन्हीं दोनों में से कोई एक डिस्प्यूट रिजॉल्व करने बैठ जाए, न्याय उसको क्या बना दें हम, उसी को हम जज बना दें, तो बात गलत हो जाती है ना। तो हम क्या अब करेंगे इसके लिए? सोचो, इसके लिए हमें क्या सोचना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में सेंटर और स्टेट के इश्यूज, डिस्प्यूट्स ये डिस्कस होते हैं और उससे वहीं जाके रिजॉल्व किए जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द ग्लोबलाइजेशन? आप लोग को पता होना चाहिए ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या था, ठीक है। एक टाइम आया 1992-93 के अराउंड जब ग्लोबलाइजेशन हमारे देश में लागू हुआ, ठीक है, लिबरलाइजेशन हुआ, बहुत सारे हमने रूल्स रेगुलेशन चेंज किए, बाहरी कंपनियां हमारे यहाँ पे आने लगी, FDI आने लग गया, ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स जिसे कहते हैं। तो FDI भी आया हमारे देश में, बहुत सारी कंपनियां नई नई उतरी, उन्होंने अपने प्लांट्स लगाए, बाहर मार्केट के प्रोडक्ट्स हमारे इंडिया में और इंडिया के मार्केट बाहर जाना शुरू हुए। इसी टाइम को बोला जाता है, इसी को बोला जाता है ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इनमें से एक सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट क्या है ग्लोबलाइजेशन का, आप देखें इसमें। पहला है यूनिफॉर्म कल्चर। यूनिफॉर्म कल्चर क्या ग्लोबलाइजेशन को सपोर्ट कर सकता है? मे भी देखते हैं। इन्वायरमेंटल सपोर्ट, सपोर्ट टू डोमेस्टिक मार्केट, ठीक है, और एक्सेस टू न्यू मार्केट्स। इनमें ग्लोबलाइजेशन में ग्लोबलाइजेशन के टाइम पे सबसे सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ग्लोबलाइजेशन का क्या था? देखो ये सब तो बड़ी इमोशनल बातें हो गई ना कि भैया कल्चर हमारा बहुत अच्छा, यूनिफॉर्म कल्चर, ओहो, इन्वायरमेंटल सपोर्ट मिला, ओह क्या बात है, ठीक है, सपोर्ट टू डोमेस्टिक मार्केट, वेरी गुड, मार्केट की बात आई है, लगता तो यही है सर, इसी को लगता है यही होगा, लेकिन एक और ऑप्शन था आगे, सबसे छिपा हुआ बैठा था, जो असली खिलाड़ी था, कौन सा था? एक्सेस टू द न्यू मार्केट, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन हुआ जब, तो उस टाइम पे नए मार्केट में एक्सेस मिली,
हर कंट्री को एक दूसरे के मार्केट में एक्सेस मिल गया, ठीक है। जैसे आजकल ट्रम्प साहब परेशान है ना, हम टैरिफ लगाएंगे इंडिया पे, इंडिया को एकदम नस्त नाबूद कर देंगे, मार डालेंगे, खत्म कर देंगे, है ना। वेनेजुएला समझ लिया इंडिया को, ठीक। तो यही एक्सेस न्यू मार्केट जब हुआ तो हम लोग भाई यूएस में अपना सामान बेचने गए। आज जब हमारा सामान बिकने लग गया तो इनको दिक्कत होने लग गई, ठीक है। तो आजकल कुछ नाराज है, वही है। तो ग्लोबलाइजेशन आप समझना इसी से। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेशंस इज द मोस्ट सुटेबल फॉर द लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट का डेफिनेशन क्या होता है? लिटरेसी रेट का डेफिनेशन होता है 7 साल या उससे ऊपर, ठीक है ना। क्या होता है? द प्रपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 years एंड अबव, ठीक। ऑप्शन इज बी, दिस वन इज द ऑप्शन, ठीक है। प्रपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन, लिटरेट पॉपुलेशन जो है उसकी प्रपोर्शन 7 years या उसके ऊपर के जो लोग हैं या बच्चे हैं, जो भी बच्चे हैं या लोग हैं, एडल्ट्स हैं, वो अगर पढ़ना लिखना जानते हैं कुछ, तो वही क्या कहलाए, वो उन्हीं को लिटरेट पॉपुलेशन बोला जाएगा, ठीक है। तो लिटरेसी रेट उन्हीं से डिसाइड होती है, ठीक है। आप लोग बहुत कंफ्यूज मत हो जाना। अगला क्वेश्चन आ जाता है भाई साहब, ग्रॉस नेशनल इनकम, ग्रॉस नेशनल इनकम और एसडीआई रैंक, ठीक है। वर्ल्ड में एक संस्था है, आपने नाम सुना होगा, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बोलते हैं यूएनडीपी, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक। ये कौन सा एक एसडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हर साल या शायद या एक साल, हर साल या 2 साल में डेवलप करती है। तो एसडीआई रैंकिंग क्या होती है कि कौन इंसान कहाँ पे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, एजुकेशन कैसा है, ठीक है, लाइफस्टाइल कैसी है, इस सब बेसिस पे वो डेवलप करते हैं एसडीआई रैंक। और उसमें ये ऑप्शन दिया गया है हमारा, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आप समझिए। पहले लिखा है ग्रॉस नेशनल इनकम, जीएनआई पर कैपिटा, ठीक है। तो जीएनआई पर कैपिटा पीपीपी डॉलर्स के हिसाब से लिया है, पीपीपी डॉलर्स, ठीक है। अब जीएनआई क्या होता है? ग्रॉस नेशनल इनकम। एक देश का ग्रॉस नेशनल इनकम कितना होता है? ग्रॉस नेशनल इनकम जो होता है, तो जैसा जितना कैश उतना ऐश, ठीक, जितना कैश उतना ऐश। क्या ऐसा है? अभी तक तो यही लगता है ना। पैसा होगा बेटर एजुकेशन ले सकते हैं, पैसा होगा हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी अपनी अच्छी कर सकते हैं, लाइफ अपना स्टाइल चेंज कर सकते हैं। तो उसी बेसिस पे दिया गया है कि एक देश, कोई कंट्री है, तो उस कंट्री का ग्रॉस नेशनल इनकम कितना है? 12,707, ठीक है, 707 डॉलर्स के हिसाब से। तो उस कंट्री का रैंकिंग कितनी दिखा रहा है? 73। अगर कोई कंट्री बी है, उसका क्या है? 6,681, ठीक है, डॉलर्स में बात हो रही है भाई साहब, हल्की फुल्की बात मत ले लेना, ठीक है। उस देश की रैंकिंग कितनी है? 130। तो कहीं ना कहीं हम नीचे से अगर ऊपर तक रैंक और मैच करेंगे, हम ये देख रहे हैं कि जैसे से मतलब जितना जिसके पास पैसा है, रैंकिंग उसी हिसाब से सेट हो रही है, ठीक है ना। रैंकिंग उसी हिसाब से सेट होती चली जा रही है, ठीक है। रैंक ऊपर उतना ज्यादा, जिसके पास जितना पैसा, रैंक उसका उतना ज्यादा ऊपर, ठीक है। तो इस हिसाब से हम देखेंगे तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज द हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंक इन द वर्ल्ड। अब हाई का मतलब ये मत समझ लेना कि सर 154 इज द हाईएस्ट नंबर, दैट्स व्हाई दिस इज द हाईएस्ट रैंक। ना 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 भाई, ऐसा नहीं करना है, किसी को ऐसा नहीं करना है गलती से भी, ठीक है। इसका मतलब हो जाता है कि जिसकी रैंकिंग सबसे ज्यादा कम है, ऊपर है, यानी ये 73rd रैंक पे है, तो ये क्या है? क्लास का मॉनिटर बना दिया जाएगा, समझे। तो कंट्री ए, ठीक है, गॉट इट। 18th क्वेश्चन, ओ माय गॉड, एक इमेज है चेक की, जिसमें चेक नंबर फाइंड आउट करना है हमको। तो ये है हमारा चेक, बहुत भद्दा सा चेक है, खैर ठीक है, कभी पास तो होगा नहीं ये, लेकिन यहाँ पे अमाउंट लिखा जाता है, पता होना चाहिए, यहाँ डेट होता है, यहाँ पे पेमेंट किसके नाम है, क्या है उसका नाम होता है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है भारतीय स्टेट बैंक, दिख नहीं रहा है, ठीक है, लेकिन किसी बैंक का तो है ये, मान लेते हैं सपोज XYZ बैंक, कोई XYZ बैंक का है अगर, तो अब यहाँ पे आपको पता करने को बोला गया क्या ये नंबर, इन नंबर, ये नंबर, ठीक है। थोड़ा हाईलाइट करता हूँ, क्या ये नंबर इनमें से कौन सा चेक नंबर को डिनोट करता है? तो चेक नंबर हमारा हमेशा कौन सा होता है? ये वाला, ठीक है, 362255। तो आंसर इज 362255। तो चेक नंबर हमारा यहाँ से पता चलता है, ठीक है। अब पापा का चेक लेके ऐसा मत उड़ा देना भाई, ठीक है। पापा का चेक लेके चेक कर लेना, ठीक है, पर पापा के सामने पता लगा अपने नाम लिख के है अकाउंट में ट्रांसफर, फ्रेंड के अकाउंट में ट्रांसफर है, फिर वहीं से मौज करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 19, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स आर डिवाइडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिस।
प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर्स के बारे में हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है। प्राइमरी सेक्टर कौन सा होता है? हमेशा जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स प्राइमरी सेक्टर में आते हैं, ठीक है। सेकेंडरी में क्या होता है? जो भी प्रोड्यूस हो रहा है उसका हम अगर पैकेजिंग कर रहे हैं, उसके हम बढ़िया जो है इंडस्ट्रियलाइज कर दिए, मार्केट में बना के बढ़िया पैक करके बेच दिए, तो क्या हो गया? वो ये हो गया। ये सब आता है किसमें? सेकेंडरी में, ठीक है ना, इंडस्ट्रीज। ऐसे ही टर्शरी सेक्टर भी होता है हमारा, एंड क्वार्टरनरी भी होता है। क्वार्टरनरी जैसे आईटी सेक्टर हो गया, ये सब तो सर्विस सेक्टर जितने हैं वो सब क्वार्टरनरी में आते हैं, है ना। अब वो देखो इनमें से किस बेसिस पे सब डिसाइड होते हैं, सेक्टर्स किस बेसिस पे डिसाइड होते हैं? दीज आर डिसाइडेड बाय द नेचर ऑफ एक्टिविटीज, दीज आर डिसाइडेड बाय द नेचर ऑफ एक्टिविटीज। गॉट इट? तो एक्टिविटी क्या है उनकी, ठीक है, एक्टिविटी के बिहाफ पे, एम्प्लॉयमेंट के बिहाफ पे नहीं होता है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट के बिहाफ पे नहीं ये इसको माना जाता है, ठीक है। आप देखो, अब जैसे एक्टिविटी है, टर्शरी सेक्टर की एक्टिविटी ले लेते हैं वहाँ सपोज, ठीक, शायद मैंने बताया नहीं। टर्शरी सेक्टर इसमें क्या होता है? जैसे हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशन हो गया, फाइनेंस, रिटेल, सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, ये सब जितना एंटरटेनमेंट वगैरह है, सिनेमा हॉल सब देख रहे हो ना, सारा टर्शरी सेक्टर में आता है भाई साहब। तो ठीक है, अब टर्शरी सेक्टर की एक्टिविटीज ये हैं, तो हम एक्टिविटीज के बिहाफ पे क्या हम डिसाइड कर सकते हैं? ये सब किस सेक्टर में डिसाइड है, मतलब किस सेक्टर के हैं, ठीक है। अब कोई किसान राइस, व्हीट ये सब उगा रहा है अपने खेत में, ठीक है, दे आर फार्मिंग, तो फार्मिंग जो होगा वो किस में आएगा? हमारा प्राइमरी सेक्टर में आ जाएगा। तो हम यहाँ से डिसाइड करेंगे किस पे? नेचर ऑफ एक्टिविटीज पे, एक्टिविटीज के बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे इसको, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स इन इंडिया कंट्रोल्स द इशुएंस ऑफ करेंसी एंड रेगुलेट्स द क्रेडिट सिस्टम इन द कंट्री? यहाँ सही बैंक्स का कौन है पापा? RBI, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। अब आप लोग मुझे अपने कमेंट्स में बता सकते हो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फाउंडेशन कब था? फाउंडेशन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब हुआ? बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है आरबीआई को लेके, ठीक है, ब्रिटिश टाइम से लेके अभी तक की बहुत इंटरेस्टिंग सी इसकी स्टोरी रही है। तो इंडिया के आज़ाद होने के बाद आरबीआई के साथ क्या हुआ, या आरबीआई पहले आरबीआई थी कि नहीं थी, ये आप खुद से आप थोड़ा सा खोज के आएंगे, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है। सो ये रहे 20 क्वेश्चंस आपके 2024 एग्जामिनेशन, ठीक है, आउटसाइड दिल्ली सेट के, सेट 1 की। तो ये मेरा पहला वीडियो था, डिस्कशन वीडियो था सोशल साइंस को लेके। अगर आप चाहेंगे तो मैं दिल्ली वाला सेट 1 भी आपका डेवलप कर दूंगा, दिल्ली सेट भी आपका डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। तो आप फटाफट इसको, आप इसकी स्पीड को 1x पे या 1.5x या 2x पे करके आप फटाफट इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप बहुत जल्दी से जल्दी आप अपना पेपर तैयार कर पाएंगे, ईयर वाइज आप पेपर्स को रेडी कर पाएंगे, ठीक है। तो गुड बाय, टेक केयर और अच्छे से पढ़ते रहिए। 17 फरवरी बहुत पास है भाई साहब।